वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्न। यहाँ पे इस क्वेश्चन के पहले के जो भी क्वेश्चंस हैं, इट मीन्स 49 नंबर क्वेश्चन तक को हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। ओके, अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको इन वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पे देखो 50 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी त्रिभुज PQR में बिंदु S तथा T भुजाएं PQ तथा PR पर इस प्रकार है कि PS बट्टा SQ बराबर PT बट्टा TR तथा कोण PST बराबर कोण PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब हमें क्या करना है कि PQR को एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। अगर दो भुजाओं को बराबर सिद्ध कर पाए तो प्रूव हो जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहां पे समझने की कोशिश करो, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया। कहा गया कि किसी त्रिभुज PQR में, ये रहा आपका P, एक को आप Q मान लो और एक को R मान लो। P, Q और R ये त्रिभुज रहा। अब क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में ये कहा कि S तथा T भुजाएं PQ तथा PR पर, मतलब PQ पे क्या है, S है, PQ पे आ गया S और PR पे क्या आ गया, T। इस प्रकार है कि PS बट्टा SQ बराबर PT बट्टा TR है, मतलब PS बट्टा SQ बराबर PT बट्टा TR है। और आपको कहा गया कि कोण PST, मतलब ये कोण PRT के बराबर है, मतलब PR और T मतलब इस कोण के बराबर है। क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया, तो पूछा यह गया कि PQR को एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। कैसे, हमें दिया क्या है, दिया है PS बट्टा SQ बराबर PT बट्टा TR, इतना हमको दिया हुआ है। अब समझने की कोशिश करो। अब एक बात बताओ कि अगर PS बट्टा SQ और PT बट्टा TR बराबर होगा तो हम लोग कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से कि ST और QR ये दोनों समानांतर होगा। अतः ST समानांतर हो जाएगा QR के। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोण PST बराबर हो जाएगा कोण PQR के। ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण है, इसको आप समीकरण 1 मान लो। साथ ही साथ हमें यह दिया हुआ है कि PST एंगल जो है वो एंगल PRQ के इक्वल है। एंगल PST बराबर दिया गया एंगल PRQ के। अब ये अगर आपको बराबर दिया गया तो इसको आप समीकरण 2 मान लो। अब एक चीज देखो कि समीकरण 1 और 2 में यहां पे PST बराबर है PQR के और यहां पे PST बराबर है PRQ के। हम लोग कह सकते हैं PQR एंगल और PRQ एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, तो PQR एंगल जो है ये बराबर हो जाएगा PRQ एंगल के। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब आपको इतना पता होगा कि अगर कोण समान होंगे तो कोण के सम्मुख भुजाएं जो होती है वो समान हो जाती है। इसका मतलब PQR ये एंगल, PRQ ये। अब इसका मतलब Q के सामने कौन सी भुजा, PR भुजा, R कोण के सामने कौन सी भुजा, PQ भुजा। इसका मतलब PQ मतलब PR और PQ बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं PQ बराबर हो जाएगा PR के, और कारण में कह सकते हैं समान कोण की सम्मुख भुजा। ओके, तो यहां से PQ और PR क्या आ गया, बराबर। अब देखो कि PQ और PR बराबर आ गया, तो ये PQR त्रिभुज की ही दो भुजाएं बराबर आ गई। इसका मतलब हम लोग यहां से डायरेक्ट कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR
एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी और एसी बराबर है 13 सेंटीमीटर के। यदि शीर्ष ए से बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो बीसी की लंबाई की गणना करें। तो मतलब पूछा गया बीसी की लंबाई क्या होगी। पहले एक फिगर बना लो। कहा गया कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग मान लेते हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका नाम ए बी सी। अब ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर का ये भी रहा और 13 सेंटीमीटर का ये भी रहा, क्योंकि कहा गया कि ए बी और ए सी बराबर है 13 सेंटीमीटर के। अब क्या कहा गया कि शीर्ष ए से बी सी पर डाले गए लंब, शीर्ष ए ये रहा और बी सी सामने रहा, यहां पे आप लंब डालो। अगर लंब डालेंगे तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कि लंबाई कितनी है तो 5 सेंटीमीटर है। तो बीसी की लंबाई की गणना करें। इसका मतलब हमें बीसी की लंबाई पूछी जा रही है। कैसे बताएंगे समझो पहले। अब सबसे पहले यह आपको पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब भुजा को समद्विभाजित करता है। अगर भुजा को समद्विभाजित करता होगा तो मतलब इसको आप डी अगर मान लेते हो तो जो बीडी की लंबाई होगी वही डीसी की लंबाई होगी। बातें समझ में आ गई। हम लोग यहां पे कह सकते हैं, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब भुजा को समद्विभाजित करता है। अब भुजा को समद्विभाजित करता है तो यहां से बीडी और डीसी ये बराबर हो गया। अब आप आ जाओ समकोण त्रिभुज एडीबी में। समकोण त्रिभुज एडीबी, अब समझने की कोशिश करो। एडीबी में यहां पे ये एंगल कितना का है 90 डिग्री का है। इसके सामने का जो भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा और बीडी आधार कहलाएगा। अगर हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें तो हम लोग कह सकते हैं कि आधार स्क्वायर के बराबर क्या आ जाएगा। तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर और माइनस लंब के जगह पे क्या है एडी, तो एडी स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर लो। एडी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लो। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हम लोग कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या चाहो तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और इसको माइनस करने पे 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1 आएगा 144। यहां से आपको बीडी 12 आ गया। अब बीडी अगर 12 आ गया तो आपको पता है कि बीडी और डीसी की लंबाई समान है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बीसी बराबर क्या होगा, बीसी बराबर होगा बीडी अ प्लस डीसी, बीडी अ प्लस डीसी। अब इसका मतलब 12 अ प्लस 12, क्योंकि अगर बीडी 12 आ गया तो डीसी भी 12 आ गया, इट मींस कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज एबीसी में यदि डीई समानांतर बीसी के है और एडी बराबर 4x माइनस 3, ए बराबर 8x माइनस 7, बीडी बराबर 3x माइनस 1 और सी बराबर 5x माइनस 3 है तो x का मान ज्ञात करें। अब x का मान ज्ञात करना है। अब समझो पहले क्वेश्चन को। हमें कहा गया कि एक त्रिभुज एबीसी है, हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा त्रिभुज एबीसी रहा। ए
बी और सी। अब इससे इसको ज्वाइन कर लो। अब हमें यह मिल गया कि DE जो है ये समानांतर BC के है, कोई दिक्कत नहीं है, D और BC समानांतर हो गया। अब जो दिया गया उसको लिख लो। AD कितना है 4x माइनस 3, ये हमें दिया गया 4x माइनस 3। AE कितना है तो AE हमें दिया गया 8x माइनस 7। BD कितना है, BD दिया गया 3x माइनस 1। और C कितना है तो 5x माइनस 3। ओके, कहा गया तो x का मान निकालें। अब आपको यह पता है कि अगर DE समानांतर BC के है तो थेल्स प्रमेय से AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा AE बट्टा EC के। हमें प्रश्न से क्या पता है कि DE समानांतर है BC से, तो हम लोग कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से AD अब बट्टा BD बराबर हो जाएगा AE बट्टा EC के। अब AD कितना है 4x माइनस 3, BD कितना है 3x माइनस 1, AE कितना है 8x माइनस 7 और EC कितना है 5x माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 3 का गुना हो जाएगा 5x माइनस 3 के साथ और 8x माइनस 7 को गुना हो जाएगा 3x माइनस 1 के साथ। ओके, अब यहां पे इसको गुना कर लो। तो पहले आप 4x से गुना कर लो 5x माइनस 3 का और माइनस 3 से गुना कर लो 5x माइनस 3 का। 8x से गुना कर लो 3x माइनस 1 का, माइनस 7 से गुना कर लो 3x माइनस 1 का। अब चलो 5 को 4 से गुना करेंगे 20, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 4 को 3 से गुना करेंगे 12 और ये x आ जाएगा माइनस, 5 को 3 से गुना करेंगे 15, x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 9 आ जाएगा। 8 को 3 से गुना करेंगे 24, x को x से गुना करने पे x स्क्वायर माइनस, 8x को 1 से गुना करेंगे 8x माइनस, 7 या 21x माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7। ओके, अब देखो, अब 20x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 15x तो माइनस 27x प्लस 9 बराबर 24x स्क्वायर माइनस माइनस 8x और माइनस 21x तो माइनस 29x और प्लस 7। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक तरफ जीरो कर लो, सबको इस तरफ शिफ्ट कर लो, तो 24x स्क्वायर माइनस आ जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 29x और ये प्लस में आ जाएगा 27x प्लस 7 है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस 9 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो बराबर 24x स्क्वायर में से 20x स्क्वायर माइनस करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 29 और प्लस 27 तो माइनस 2x और यहां पे प्लस 7 और माइनस 9 तो यहां से माइनस 2। तो इसको आप यहां से कह सकते हो कि कितना आ गया, आपको मिल गया 4x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2 बराबर 0। अब इसको हम लोग 2 चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0 के, या आप इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0 बट्टा 2, कहने का मतलब डायरेक्ट 0 आ गया। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, मतलब मध्य पद विभाजित कर लो। अब मध्य पद का अगर हम लोग विभाजन करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x और माइनस 1 0 के बराबर होगा। 2x कॉमन ले लो तो आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहां से आपको एक फैक्टर निकल के आ गया x माइनस 1 और दूसरा आपको आ गया 2x प्लस 1 और ये बराबर हो गया 0 के। देखो, जब x माइनस 1 बराबर 0 के होगा तो x बराबर 1 आ जाएगा, और जब 2x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो 2x बराबर माइनस 1 आएगा और x बराबर माइनस 1 बट्टा 2 आ जाएगा। अब एक बात बताओ कि कभी भी भुजाएं निगेटिव नहीं हो सकती, इसको आप असंभव लिख लो, और भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकता तो यहां से ये सकारात्मक मतलब पॉजिटिव होगा और x बराबर कितना आ जाएगा 1। हमें पूछा गया था क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू 1 होगा, अतः x का मान 1 आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे।
53 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है, कोण एडीबी और कोण एडीसी के समद्विभाजक क्रमशः एबी और एसी से ई और एफ बिंदु पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ईएफ समानांतर बीसी होगा। पहले इसके लिए आप चित्र बना लो। क्या कहा गया कि त्रिभुज एबीसी में, तो पहले हम लोग त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। ये रहा आपका त्रिभुज एबीसी। अब क्या कहा गया कि एडी माध्यिका है, इसको पहले आप ए बी सी इसका नाम रख लो। अब एडी माध्यिका है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा माध्यिका रहा एडी, कोई दिक्कत नहीं है। एडीबी एंगल और बीडीसी एंगल का समद्विभाजक। अब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर दो भागों में बांटने वाला। तो एडीबी, अब एडीबी मतलब इसका समद्विभाजक, मान लो ये इसका समद्विभाजक है और इसका एडीबी का समद्विभाजक का नाम क्या है? इसके समद्विभाजक का नाम है एबी। एडीबी का समद्विभाजक क्रमशः एबी को कहां पे? ई पे, इसका नाम आप ई रख लो। और एडीसी का समद्विभाजक मतलब ये एडीसी कोण का समद्विभाजक एसी को एफ बिंदु पर, इसका नाम आप एफ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं, मिल गए। अब सिद्ध करना है कि ईएफ समानांतर बीसी के होगा। अब आप ई से एफ को मिला लो और हमें सिद्ध क्या करना है कि ईएफ और बीसी समानांतर होगा। कैसे सिद्ध करेंगे यहां पे समझो। पहले आप ये देखो कि आपको दिया क्या है। तो दिया है हमें त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी है, कोण एडीबी और कोण एडीसी का समद्विभाजक क्रमशः डीई और डीएफ है। इतना तो आपको क्वेश्चन से पता है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध यह करना है कि ईएफ समानांतर बीसी के होगा। मतलब ईएफ समानांतर हो गया किसके? बीसी के। अब इसके लिए हमने रचना क्या सब किया? तो हमने ई को एफ से मिलाया। तो रचना में हमने क्या सब किया? ई एफ को मिलाया, ओके। अब इसको प्रूफ पे आ जाओ, प्रमाण पे। अब समझने की कोशिश करो। अब आपको यह पता है कि त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है और अगर एडी माध्यिका होगा तो ये बीसी को दो भागों में विभाजित करेगी, मतलब समद्विभाजित करेगी। तो बीडी और डीसी बराबर हो जाएगा, ओके। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी है। अब अगर माध्यिका एडी है तो इसका मतलब इसको समद्विभाजित करेगी बेस को। हम लोग कह सकते हैं कि डीबी बराबर हो जाएगा डीसी के। बातें समझ में आ गई। अब आ जाओ त्रिभुज एडीसी में। अगर एडीसी में आएंगे, हमें यह पता है कि एंगल डी को डीएफ समद्विभाजित कर रहा है। अगर डीएफ समद्विभाजित कर रहा है तो हम लोग यहां से कह सकते हैं एडी और बट्टा डीबी बराबर हो जाएगा, यहां पे आप कह सकते हो एई और बट्टा ईबी के। तो त्रिभुज एडीबी में कोण एडीबी का समद्विभाजक डी है, इसीलिए एडी बट्टा डीबी बराबर हो जाएगा एई बट्टा ईबी के। इसको आप समीकरण 1 मान लो। अब आ जाओ एडीसी में। एडीसी में आपको पता है कि इस एंगल का समद्विभाजक क्या है? यहां देखो कि एडीबी
एडीबी में डी है, इसी तरीके से एडीसी में डीएफ है। त्रिभुज एडीसी में कोण एडीसी का समद्विभाजक डीएफ है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं एडी और बट्टा डीसी बराबर हो जाएगा एएफ बट्टा एफसी के। तो एडी बट्टा डीसी और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो एएफ और बट्टा एफसी के। तो एएफ बट्टा एफसी के, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एडी बट्टा डीबी बराबर हो जाएगा किसके, तो एएफ और बट्टा एफसी के। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है कि डीबी जो है वो डीसी के बराबर है। चूंकि डीबी जो है वो डीसी के बराबर है, इसको आप मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से एलएचएस दोनों का आपको इक्वल दिख रहा है, यहां पे भी एडी बट्टा डीबी और यहां पे भी एडी बट्टा डीबी, मतलब आरएचएस भी इक्वल होगा। कहने का मतलब एई बट्टा ईबी बराबर हो जाएगा एएफ बट्टे एफसी के। तो समीकरण 1 और 2 से एक और 2 से हम लोग कह सकते हैं एई बट्टा ईबी बराबर हो जाएगा एएफ बट्टे एफसी। अब यहां फिगर से समझने की कोशिश, एई बट्टा ईबी और एएफ बट्टे एफसी आ गया, बट्टा ईबी एएफ बट्टे एफसी आ गया। इसका मतलब थेल्स के विलोम से हम लोग कह सकते हैं कि एएफ समानांतर हो जाएगा बीसी के। इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से ईएफ समानांतर हो गया किसके, बीसी के, और यही तो आपको प्रूफ करना था। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज एबीसी में भुजाओं एबी तथा एसी पर दो बिंदु डी और ई क्रमशः इस प्रकार है कि डी समानांतर बीसी है। यदि एडी बराबर 7x - 4, डीबी बराबर 3x + 4, एई बराबर 5x - 2 तथा ईसी बराबर 3x के है तो x का मान निकालना है। पहले तो आप इसके लिए फिगर ड्रॉ कर लो। फिगर में हमें क्या पता है कि एक त्रिभुज एबीसी है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यह त्रिभुज एबीसी रहा। त्रिभुज ए बी और सी, क्या कहा गया कि भुजाएं ए बी तथा ए सी पर दो बिंदु डी और ई है। अब ए बी पे क्या है तो डी है, और ए सी पे क्या है तो ई है। इस प्रकार है कि ए ई समानांतर बीसी के, सॉरी डी समानांतर बीसी के है, मतलब ये और ये समानांतर है। और आपको ए डी दिया हुआ है कितना, 7x - 4 के बराबर। डी बी कितना है तो 3x + 4 के बराबर। ए कितना है तो 5x - 2 के बराबर, और इसी कितना है 3x के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लो। हम लोग कह सकते हैं यहां से त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर दिया हुआ है बीसी का। अब डी समानांतर बीसी दिया गया तो थेल्स प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं एडी बट्टा डीबी बराबर हो जाएगा एई बट्टा ईसी के। थेल्स प्रमेय से एडी और बट्टा डीबी, और ये बराबर किसके आ जाएगा तो एई और बट्टा ईसी के। अब सबका वैल्यू पुट कर लो अपने प्लेस पे। एडी कितना दिया गया 7x - 4, यहां पे 7x - 4 लिख लो। डीबी कितना है 3x + 4, यहां पे 3x + 4 पुट कर लो। ए कितना है 5x - 2, 5x - 2 आ गया।
और AC कितना है 3x, तो 3x आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x से गुना हो जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कहो या हिंदी में कोई इसको कोना कोनी गुना भी कहता है। अब कोना कोनी गुना अगर हम लोग इसको करेंगे तो 3x से कितना आ जाएगा 7x - 4 बराबर। अब देखो कि 5x - 2 को गुना करना है किसके साथ, तो 3x + 4 के साथ। अब 7 तिया कितना आ जाएगा 21, x को x से गुना करेंगे x² माइनस 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 और ये x आ जाएगा। अब यहाँ पे 5x से गुना कर लो 3x + 4 को और -2 से गुना कर लो 3x + 4 को। ओके, अब यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 21x² -12x बराबर 5 को 3 से गुना करेंगे 15 और x को x से गुना करने पे x²। 5 को 4 से गुना करेंगे 20 और ये आ जाएगा x माइनस 3 को 2 से गुना करेंगे 6, ये आ जाएगा x माइनस 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8। अब एक तरफ इसको शिफ्ट कर लो या एक स्टेप और लिख लो 21x² -12x और ये आ जाएगा 15x² और 20 में से 6 गया तो 14 आ जाएगा, तो 14x और -8। तो इसको अगर एक तरफ करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपको 21x² -12x -15x² -14x और +8 बराबर 0। कैसे हुआ, बातें समझ में आ गई। इस तरफ प्लस में था, इस तरफ शिफ्ट किए माइनस में आ गया, इस तरफ प्लस में था, इस तरफ शिफ्ट किए माइनस में आ गया और इस तरफ माइनस में था, इस तरफ किए तो प्लस में आ गया। बातें समझ में आ रही है। अब इसको समझो। अब 21x² में से 15x² माइनस होगा तो 6x² -12 और -14 -26x और +8 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहां से हम चाहें तो 2 सबके पास है, 2 कॉमन ले लो आप। 2 को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3x² -13x और +4 बराबर कितना आ जाएगा 0 के। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x² -13x और +4 बराबर कितना आ जाएगा 0/2। अब इस तरफ गुना में है तो इस तरफ डिवाइड में आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x² -13x अब +4 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब देखो कि हमें मध्य पद विभाजित करना है। अब 13 से हमें क्या चाहिए, तो 13 से अब हमें 13 लाना है। इसको कैसे दो टर्म में लिखें कि 4 तिया 12 गुणा करने पे कितना आ जाएगा 12 आएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको आ जाएगा 4 तिया 12 3x²। अब 12 एकम 12 होता है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग -12x और -x। अब -12x और -x -13x आ जाएगा, +4 बराबर 0। अब 3x कॉमन ले लो, 3x को अगर कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा x -4 -1 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x -4 और ये बराबर होगा 0 के। अब यहां से देखो कि एक फैक्टर आपको कितना निकल गया x -4, क्योंकि यहां पे और यहां पे दोनों के पास कॉमन है तो हमने इसको यहां ले लिया और एक कितना आ गया तो 3x -1 और ये बराबर हो गया 0 के। जब आप x -4 को 0 के बराबर करेंगे तो x 4 के बराबर आ जाएगा और जब 3x -1 बराबर 0 के होगा तो 3x बराबर किसके आ जाएगा 1 के। 3x 1 के बराबर आ गया, यहां से x कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब x आपको 1/3 आ गया और इसको हम लोग नहीं ले सकते बट्टा में, ये क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा, तो यहां से नहीं ले सकते। अतः आपका आंसर क्या आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं अतः x बराबर 4, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, इसके साथ ही आपका ये सेट कंप्लीट हो गया। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।